कारण है किसानों का या किसानों के मुद्दे का, तो वो ये है क्योंकि यहाँ पर धान उगाया जाता है, कई बार मौसम की मार होती है, कई बार अच्छी फसल नहीं होती है। ये परिस्थितियां कब तक किसानों के साथ रहेंगी और किसानों की परेशानियों का हल कैसे होगा? खाद बीज की उपलब्धता, सही समय पर सही कृषि उपकरण की उपलब्धता, उसके बाद पुआल या पराली जो भी यहाँ पर स्थानीय भाषा में कहा जाता है उसका निस्तारण, ये सभी विषय रहते हैं। और खराब फसल होने पर क्या उनकी आगे मदद की जाएगी, ये भी लगातार स्थिति किसानों के साथ ऐसी बनती है। तो उसके बारे में भी किसानों को परेशान ना होना पड़े, इसके लिए भी नेताओं को सोचना होगा। ये भी इसलिए बिल्कुल। और महंगाई को लेकर भी हमने देखा कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा, और अब किसके बीच मुकाबला रहेगा ये भी बता देते हैं। पंडरिया में आप देखिए भावना और नीलकंठ के बीच में जबरदस्त मुकाबला होगा। भावना बीजेपी से है प्रत्याशी और नीलकंठ कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल। और ये जो बड़े चेहरे इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, इस बार कवर्धा विधानसभा सीट से दो कैंडिडेट्स भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ये जो बड़ा इस बार का जो आंकड़ा है वो तो एक अलग रहेगा, लेकिन जो टक्कर है वो इस बार कांटे की देखने को मिल रही है। और यहां पर कवर्धा से, पंडरिया से दो हमने आपको सीट से दिखाए कि किन किन के बीच सीधी टक्कर है, और लेकिन आगे क्या कुछ रहेगी वो भी स्थिति आपको बताएंगे। मुद्दे क्या रहेंगे, कितना परसेंटेज हुआ है, और पिछली बार के आंकड़े, इस बार की जनता किस तरह से जनादेश देने के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंच रही है, और किन किन दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है, और किन किन ने अब तक वोट डाले, कितना मत प्रतिशत अब तक हो चुका है। ये सभी जो अपडेट्स हैं लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि महाकवरेज दिन भर आज न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख सकेंगे। इस वक्त 2018 के बाद 2023 का जो ये विधानसभा का चुनाव है, दिलचस्प इसलिए भी होगा 2018 के मुकाबले 2023 में क्या बदलाव है, क्या यहां पर दिलचस्प चीजें हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। इसलिए 2018 के भी बीच बीच में खिड़की में झांकते रहेंगे कि वहां पर क्या हुआ था और आज क्या हो रहा है। 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, हमारे टेलीविजन स्क्रीन के दोनों तरफ यहाँ पर दर्शक देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के रण में नक्सल प्रभावित सीट कौन कौन सी हैं, तो दूसरी तरफ वो बड़े चेहरे आज जिनकी साख दांव पर लगेगी। तो इसके अलावा जिन लोगों ने वोट डाल दिए हैं वो अपनी सेल्फी भी भेज सकते हैं, न्यूज 18 से शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं। लोकतंत्र के पर्व में अपना योगदान वो दे सकते हैं। वोटिंग के बाद वो अपनी सेल्फी भेज सकते हैं। तो देखिए, चाहे रमन हो या भूपेश बघेल हो या कोई अन्य चेहरा क्यों ना हो, इस बार काफी ज्यादा चर्चा में हर चेहरे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पहले चरण में 20 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे, और फिर कुछ सीटों पर तो वोटिंग शुरू भी हो गई है, बाकी जगहों पर भी शुरू हो गई है। 8 बज चुके हैं क्योंकि बाकी 10 सीटों पर भी वोटिंग शुरू हो चुकी है, यानी कि अब 20 सीटों पर लगातार वोट डाले जा रहे हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। अभिषेक शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिप्टी एडिटर है। अभिषेक, इस वक्त वहां पर किस तरह की हलचल है, और वो 20 सीटें जो डिसाइड करती है कि किसकी बनेगी सरकार? बिल्कुल, देखिए ये 20 सीटें बहुत अहम है। पहले चरण में बस्तर की 12 और राजनांदगांव की जो है 8 सीटें हैं जहां पर ये आज मतदान हो रहा है। सत्ता की चाबी कहा जाता है, और इसलिए भी कहा जाता है कि एक मुश्त यहाँ पर एक वोटिंग होती रही है। छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें सबसे ज़्यादा वोटिंग का प्रतिशत रहा है तो बस्तर संभाग में ही देखने को मिलता रहा है। 80% से ऊपर यहाँ पर मतदान रहा है। और आप सुबह से तस्वीर भी देख रहे होंगे, वो इलाका आदिवासी इलाका है जहाँ सुबह 6 बजे से लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नक्सल प्रभावित होने के बाद भी लोग अपने वोटिंग को लेकर कितने अवेयर हैं। वो खाना पीना बाद में बनाते हैं और सबसे पहले वोटिंग करने जाते हैं। वहाँ का एक सिस्टम होता है, सबसे पहले घर की महिलाएं और बुजुर्गों को वोटिंग करने जाने दिया जाता है। जब वो वोटिंग कर लेते हैं उसके बाद फिर जो मध्यम वर्ग के हैं, जो अधेड़ हैं वो कहा जाए, वो वोटिंग करते हैं, और आखिरी में युवा वोटिंग करते हैं। तो गाँव का एक सिस्टम बना हुआ है, उसी सिस्टम के आधार पर ये वोटिंग यहाँ पर होती रही है। और बस्तर की अगर हम बात करें, नक्सल प्रभावित इलाका है, आदिवासी इलाका है, और इस बार चुनाव में खासा सेंट्रलाइज्ड रहा है कि किस तरीके से आदिवासी को अपने पक्ष में किया जाए। आदिवासियों को लेकर तमाम तरह की बातें हुई, उनके उत्थान की बातें हुई, रैलियां हुई। लेकिन सबसे खास बात मैं आप लोग को बता दूं कि इन आदिवासी इलाकों में जो छत्तीसगढ़ के बाहर एक परसेप्शन बना हुआ है कि सबसे बड़ा मुद्दा नक्सलवाद है, तो नहीं है। वहाँ के लोग भी आम जैसी ही उम्मीदें रखते हैं। जब टीम हमारी पहुंची, लोगों से बात की जाती है, तो वहाँ के लोगों की भी उम्मीदें हैं कि रोजगार अच्छा हो, सड़क उनके आसपास अच्छी हो, और
सबसे बड़ी बात वहाँ के लोग कहते हैं कि नेटवर्क बहुत अच्छा हो, उनको मोबाइल के टावर ज़रूर चाहिए होते हैं। ये एक बड़ी डिमांड वहाँ के यूथ में होती है। और वहाँ के जो अधिकारी भी बताते हैं, जो 5 साल वहाँ जाते हैं इंटीरियर इलाकों में, वहाँ सबसे बड़ी डिमांड जो होती है वो होती है कि नेटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। मोबाइल क्योंकि अब घर घर में मौजूद है, छोटे से छोटे रिमोट एरिया में मोबाइल काम करता है और लोग चाहते हैं कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कनेक्टिविटी वहाँ का युवा चाह रहा है या वहाँ के लोग चाह रहे हैं तो नारायणपुर या कोंटा जो कि सबसे अंतिम इलाका छत्तीसगढ़ का माना जाता है, वो दिल्ली तक की खबरें या देश भर की तमाम गतिविधियों की खबरें उस तक पहुंच रही हैं, तो वो बहुत अवेयर है। और आज के युग में अभिषेक ये स्वाभाविक भी है कि गांव का भी कोई व्यक्ति अगर है तो उसे इस तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह की सूचना समाचार मिलते रहे, इसके लिए वो जरूरी उनकी मांग है। लेकिन आपसे कुछ और चीजें मैं समझना चाहूंगा। मसलन आपने जिक्र किया नेटवर्क का, आपने जिक्र किया सड़कों का, ये सारी चीजें विकास के मुद्दे में आ जाती हैं। तो हम मुद्दों की तरफ ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वोट परसेंटेज जो बीच बीच में आता रहेगा हम दिखाते रहेंगे, रिएक्शंस भी दिखाते रहेंगे। लेकिन आपसे हम समझना चाहेंगे, लंबा समय आपने बिताया छत्तीसगढ़ की राजनीति को देखा बहुत नजदीक से, कई चुनाव आपने कवर किए। 2023 और 2018 के बीच का अंतर आपसे समझेंगे। लेकिन अभी जो एक प्रश्न मेरा वो ये रहेगा कि मुद्दों में अगर बात करें तो महंगाई बहुत ज्यादा प्रभावित है, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा जो मुद्दा मुझे निजी तौर पर समझ में आता है वो किसानों का मुद्दा है। और इस बार किसान और धान दोनों ही कनेक्ट हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। धान है तो किसान है, किसान है तो धान है, दोनों में समस्याएं आ रही हैं। किसानों की आम जिंदगी बेहतर हो नहीं पा रही है, धान अच्छे से निस्तारित हो नहीं पा रहा है। क्या ये वोटर्स के मन में चल रहा है इस बार वोट डालने से पहले? जी देखिए, किसान बहुत अहम है और किसान बहुत अहम पिछले 5 साल में भी रहे हैं। 2018 में कांग्रेस सरकार को जो बम्पर बहुमत मिला था उसकी एक सबसे बड़ी वजह रही थी किसान को लेकर उनका किया हुआ वादा, चाहे कर्ज माफ़ी हो चाहे समर्थन मूल्य हो। और पिछली बार बीजेपी बोनस देने में फेल हो गई थी, ये एक बड़ा मुद्दा बना था, इसलिए कांग्रेस को यहाँ पर एक बड़ा फायदा मिला। और 5 साल जो राजनीति का केंद्र भी रहा है वो किसान ही रहा है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि धान खरीदी कब की जाए, धान कितना खरीदा जाए, धान को बोनस के तौर पे देने में भी केंद्र और राज्य में बहुत टक्कर सी नौबत यहाँ पर आई। और आखिरकार कई सारी न्याय योजना राज्य सरकार ने लॉन्च की और फिर उसे उस तरीके से देने की कोशिश की। इस बार भी मैनिफेस्टो में आपने देखा कर्ज माफ़ी से लेकर समर्थन मूल्य से लेकर बहुत सारे बोनस देने के भी वादे यहाँ पर राजनीतिक दलों ने किए हैं। तो किसान फोकस में है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे अहम बात बता दूँ आशीष की, ये जो 20 सीटों पे आज मतदान हो रहा है, बस्तर की 12 सीटों की अगर मैं बात करूं तो वहां के मुद्दे अलग है। वहां खेती किसानी से ज़्यादा आदिवासी वहां पर रहते हैं, तो वनोपज जो है, जो जंगलों में वनोपज होते हैं, वो एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर भी तमाम वादे दोनों ही दलों ने यहाँ पर किए हुए हैं। तो आदिवासियों के मुद्दे बिल्कुल अलग वहाँ पर हैं। उनको उनके अपने अधिकार की बात बहुत अहम लगती है, उनको रोज़गार की बात अहम लगती है, उनके जो वनोपज हैं उनकी बात अगर की जाए वो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर जो महिला समूह वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए ये तमाम चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। अभिषेक, जाति जनगणना को लेकर भी किसानी की बात हम करें, जाति जनगणना को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा रही बीते दिनों, और ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं इस बार। देखिए, जातिगत जनगणना निश्चित रूप से बहुत अहम है, लेकिन बस्तर की अगर 12 सीटों की बात करूं तो वहां पर जातिगत जनगणना बहुत अहम नहीं, क्योंकि आदिवासियों का अपना एक अलग ट्रेडिशन होता है, अलग उनकी एक परंपरा होती है। तो वहाँ पर आदिवासी बहुल इलाका है, तो वहाँ पर ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा काम नहीं करते, क्योंकि बस्तर की अगर बात करूँ तो सिर्फ जगदलपुर सामान्य सीट है, बाकी सभी रिजर्व सीट है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वहाँ आदिवासी बहुलता है और आदिवासियों को फोकस में रखकर ही तमाम योजनाएं भी लागू की जाती है। इसलिए छत्तीसगढ़ का एक हिस्सा अलग तरफ और आदिवासी बहुल बस्तर एक तरफ, वहाँ के मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं, वहाँ की सोच बिल्कुल अलग होती है। इसलिए राजनीतिक दलों का फोकस भी वहाँ पर बिल्कुल अलग तरीके से होता है, वहाँ की सियासत भी बिल्कुल अलग तरीके से चलती है। तो इसीलिए जातिगत जनगणना का बहुत ज़्यादा असर बस्तर की इन 12 सीटों पर होगा मुझे नहीं लगता। उनके मुद्दे बिल्कुल अलग है, और करप्शन की बात कर ले, विकास की बात कर ले, ये बातें वहाँ के लोग करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नगरनार प्लांट एक वहाँ पर एक बड़ा मुद्दा बना रहा, जिसको लेकर भी भाजपा और कांग्रेस सामने सामने रहे। तो जब भी कोई राजनीतिक दल वहाँ जाता है, चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, या फिर सीपीआई की भी मौजूदगी वहाँ पर है, तो वहाँ के मुद्दे ही बिल्कुल अलग होते हैं। वो आदिवासी वनोपज की बात करता है, नगरनार प्लांट की बात करता है, वहाँ के एजुकेशन की बात करता है। नक्सलवाद वहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि रोजमर्रा का जीवन शैली में ढल गया है, जब चर्चा होती है फिलहाल बहुत बड़ा
जी, इन बातों पर जब चर्चा होती है, जिसमें जातिगत जनगणना पर बात हो रही है, और फिर आपने जिन कोर बातों का जिक्र किया जिसका हमेशा वहाँ के आदिवासी जिक्र करते हैं और उससे जुड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि उन क्षेत्रों में ज़्यादा प्रभावी होती हैं जहाँ पर लोग बाहर से आकर बसते हैं, कि वहाँ पर किस जाति के कितने लोग बसे हुए, या बहुत ज़्यादा विविधता वहाँ पर अगर जाति को देखने को मिलती है। लेकिन जिन 20 सीटों की आज हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर आदिवासी ज़्यादा हैं, वो उनका आपने जो सिस्टम बताया वो अलग सा एक सिस्टम है, तो वहाँ पर इन बातों का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन एक पार्टी जो जातिगत जनगणना का बार बार जिक्र कर रही है, छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा प्रभावी वो नजर नहीं आता, फिर भी उसके बारे में चर्चा हो रही है, उससे क्या लाभ जनता को होगा यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। जी देखिए, ओबीसी फैक्टर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि किसान एक पूरे देश भर में बड़ा मुद्दा है, तो ओबीसी फैक्टर भी इस वक्त एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और मुझे लगता है कि जातिगत जनगणना के पीछे यही एक फैक्टर है कि ओबीसी कितना है और बाकी जो जाति के लोग कितने हैं, ये बहुत अहम यहाँ पर बना हुआ है। इसीलिए राजनीतिक दल कुछ चाह रहे हैं कि जातिगत जनगणना भी हो जाए, और कुछ एक दल चाह रहे हैं कि जातिगत जनगणना को खुलकर नकार भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो हाँ भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जातिगत जनगणना अगर सामने आती है तो उसके अपने नफ़ा नुकसान यहाँ पर हो सकते हैं। तो केंद्र में ओबीसी ही है। ओबीसी फैक्टर इस वक्त ना सिर्फ प्रदेश बल्कि कहा जाए पूरे देश में चल रहा है, सभी जगह ये छाया हुआ है। और छत्तीसगढ़ में भी अगर मैं बात करूँ, जातिगत बहुत ज़्यादा जातिगत राजनीति छत्तीसगढ़ में होती नहीं है, लेकिन ओबीसी फैक्टर यहाँ भी हावी है। और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है, जो वोटर्स हैं, वो भी ओबीसी की छत्तीसगढ़ में है। इसीलिए ये कहा जाए कि वोटर्स को ध्यान में रखकर भी ये तमाम सियासत होती है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वोटर्स को काउंट किया जाता है और छत्तीसगढ़ में भी वोटर्स ओबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए भी जातिगत जनगणना की जब चर्चा होती है तो ओबीसी ही उसके केंद्र में यहाँ पर होता है। लेकिन बस्तर की अगर मैं बात करूँ 20 सीटों की, तो बस्तर की 20 सीटों में अलग बिल्कुल मुद्दे हैं। हाँ, राजनांदगांव का जो बेल्ट है, राजनांदगांव, कवर्धा, पंडरिया, ये थोड़े मैदानी इलाके आते हैं। यहाँ पर आप किसानों वाले मुद्दों का जिक्र कर सकते हैं कुछ एक सीटों पर, जहाँ पर ये बहुत अहम हो सकते हैं। अभिषेक, बीते दिनों हमने देखा कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर वोटरों में नाराजगी थी कुछ मुद्दों को लेकर, जैसे कि आप मुद्दे गिना भी रहे थे, मूलभूत सुविधाएं, उनको लेकर नाराजगी थी। उन्होंने कहा कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो इस बार वोटर्स के पार्टिसिपेशन को लेकर क्या लगता है कि पिछले बार का रिकॉर्ड टूटेगा? देखिए, हर बार ये बातें आती है। कुछ एक खास क्षेत्र के लोग होते हैं जो कि नाराज़गी जताते हैं, और उनका हक होता है वो नाराज़गी जताते ज़रूर है, पर आखिरी में प्रशासन उनको मना लेता है। और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वोटिंग प्रतिशत बस्तर में ही होती रही है। बस्तर के लोग नाराज़गी जताते हैं, उनके अपनी नाराज़गी जताने के तरीके अलग होते हैं। लेकिन जो तस्वीरें दिखा रही है, आप देख रही है, तस्वीरें हर साल की हैं। सुबह 6 बजे से उत्साह के साथ वोटर्स वहां पर वोटिंग करने पहुंचता है। और इस बार भी जो मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि तमाम विवादों और तमाम बहिष्कार के बाद भी बिल्कुल, और जितना छत्तीसगढ़ की जनता भोली भाली और सीधी सादी जनता है, लेकिन अपने कर्तव्य के प्रति वो हमेशा कर्तव्य परायणता दिखाती है और वोट डालने के लिए जाती है। आपने जिस नाराजगी का जिक्र किया वो बहुत स्वाभाविक है। अगर आपको सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो आप नाराजगी जताएंगे ही। आप रहिएगा अभिषेक हमारे साथ, बातचीत करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे हम आगे। और